हेलो फ्रेंड, तो वह फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम यूनिट सेकंड जो है बायोटेक्नोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं 2 नंबर में और 7 नंबर में और 10 नंबर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको मैं आज पूरा आपको बताऊंगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है यूनिट थर्ड वाला है यह भी मैं कल इसको अपलोड कर दूँगा। अगर इसको आप पाना यूनिट थर्ड वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ, तो आप इस वाले वीडियो पे अगर देख रहे हैं आप तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसमें पहला जो आता है 7 नंबर में आता है राइट इन डिटेल नोट्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये ऐसे क्वेश्चन आता है, मान लीजिए थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया तो इंसुलिन वाला आता ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो आप पहले कैसे लिखेंगे, तो पहले आप इंसुलिन के बारे में थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, इंसुलिन जो होता है एक हमारा क्या होता है, स्मॉल प्रोटीन होता है जो कि सीक्रेट होता है हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल होती है पैनक्रियाज में, वहाँ से यह सीक्रेट होता है। यह क्या करता है कि यह ग्लूकोज को क्या करता है, कैटालाइज कर देता है। इसका मतलब है कि यह क्या करता है कि ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, और यह जो हमारा इंसुलिन है यह जब कोई पेशेंट जो होता है डायबिटीज़ मेटाइलस से, अगर उसको डायबिटीज़ मेटाइलस हुआ है तो उस पेशेंट को यह तब दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। इंसुलिन जो होता है हमारा, जो सबसे पहली बार जो डेराइव किया गया था ई कोलाई से किया गया था 1982 में ह्यूमन के यूज के लिए। फिर जो हमारा है, जो सबसे पहले जो कंपनी थी इंसुलिन का प्रोडक्शन करने वाली थी उसका नाम था इली लिली कंपनी। उसने ह्यूमिलिन के नाम से इसको मार्केट में अवेलेबल करवाया था। फिर जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन हमारे 2 चैन से मिलकर बनी होती है, 2 पॉलीपेप्टाइड चैन। एक हमारी होती है ए चैन और दूसरी होती है हमारी बी चैन। ए चैन जो होती है 21 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है और बी चैन हमारी 30 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। मतलब जो हमारा इंसुलिन है 51 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो हमारा ए चैन है, ए चैन और बी चैन, यह क्या करता है, डेराइव्ड कहाँ से होता है, प्री प्रो इंसुलिन से। ठीक है, प्री प्रो इंसुलिन जो होता है कहाँ, बीटा सेल में सिंथेसाइज होता है और यह हमारा कितने 109 एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। फिर जो हमारा, अगर जो हमारा प्री प्रो इंसुलिन है यह अगर जब सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, पास करता है, क्रॉस करता है, तो यह इसका डीलिंकेज हो जाता है। मतलब जो 23 एमिनो एसिड है इसमें से गायब हो जाती, हट जाती, तो यह किस में चेंज हो जाता है, प्रो इंसुलिन में। ठीक है, अभी मैं आगे और बताऊंगा इसको अच्छे से। फिर जो प्रो इंसुलिन है फिर आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए प्री प्रो इंसुलिन है, ये हमारा 109 एमिनो एसिड से मिलकर बना है। फिर इसका जब क्या होगा, जब यह मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी तो यह कितने में 86 एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे प्रो इंसुलिन बोल देंगे। फिर जो है प्रो इंसुलिन है यह पेप्टाइजेज जो एंजाइम है इसके प्रेजेंस में फिर क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर इसके आगे देख लेते हैं प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने एक बैक्टीरिया ले लिया है, यहाँ पे ह्यूमन सेल ले लिया। ह्यूमन सेल से इंसुलिन वाला जो जीन है यहाँ से निकाल लिया है और यहाँ से बैक्टीरिया से प्लाज्मिड हमने निकाल लिया है। फिर इसको हम किसके हेल्प से, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने इसको क्या कर लिया, कट कर लिया। यहाँ पे देखिए दोनों को कट कर लिया। फिर इसको लाइगेज एंजाइम के हेल्प से इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, लाइगेट कर दिया। तो हमारा क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब किसमें, हम होस्ट सेल में क्या करेंगे, डाल देंगे। होस्ट सेल में डालने के बाद फिर होस्ट सेल को क्या करेंगे, कल्चरिंग करेंगे। जब होस्ट सेल का कल्चरिंग करेंगे तो ढेर सारी क्या बन जाएंगी, कॉपीज़ बन जाएंगी और उनसे क्या करेंगे, इंसुलिन बन जाएगी। अब इंसुलिन का हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करके मार्केट में अवेलेबल करवा देंगे। तो यह हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर आगे हम देख लेते हैं 10 मार्क्स में जो आता है, यह हमारा आता है गिव द एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। तो यह भी क्वेश्चन ज़्यादातर आता है एग्जाम में।
तो इंटरफेरान के बारे में पहले आप लिखेंगे, तो इसका प्रोडक्शन लिखेंगे। तो जो इंटरफेरान होता है, इंटरफेरान जो हमारा एंटी वायरल सब्सटेंस होता है, यह हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट वायरल के लिए अटैक करता है। और इसकी जो डिस्कवर्ड जो करने वाले साइंटिस्ट थे, एलएस स्कस साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1957 में इसकी खोज की थी। फिर जो ह्यूमन इंटरफेरान है, यह किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। यह हमारे बॉडी में हमारे सेल से जो है सीक्रेट होता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरान बोलते हैं। और जो एक ग्लाइकोप्रोटीन है सीक्रेटेड बाय सेल रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन, जो ग्लाइकोप्रोटीन ये है, ये वायरल के इन्फेक्शन के विरुद्ध अगेंस्ट लड़ने का काम करती है। ह्यूमन इंटरफेरान आर अबाउट 145 एमिनो एसिड लॉन्ग। जो हमारा इंटरफेरान है 145 एमिनो एसिड से मिलके बना होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 20,000 से 30,000 डाल्टन तक होती है। अगर इसको हम क्लासीफाई करते हैं इसके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी और एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, तो ये हमारा जो होता है 3 टाइप का होता है। पहला हमारा अल्फ़ा इंटरफेरान, जिसको हम ल्यूकोसाइट इंटरफेरान भी बोलते हैं, और फिर दूसरा हमारा बीटा इंटरफेरान, जिसको हम फाइब्रोब्लास्ट इंटरफेरान बोलते हैं, और तीसरा हमारा गामा इंटरफेरान, जिसको हम इम्यूनो इंटरफेरान बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो इंटरफेरान है, यह क्या करता है? वायरल को इनहिबिट करने का काम करता है। वायरल के रिप्लिकेशन को इनहिबिट करेगा। जब रिप्लिकेशन को इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वायरस हमारे बॉडी में नहीं रह पाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, इंटरफेरान कैसे रिलीज होता है। मान लीजिए हमारा सेल है, कोई भी वायरस इस पर अटैक किया, जैसे भी अटैक करेगा तुरंत क्या होगा? इंटरफेरान क्या होगा? सेल के किनारे जो रिलीज होने लगी। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी इसका लिख दिया, आप इसको पढ़ के आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसी को मैंने कैसे मतलब निकलता है इंटरफेरान हमारे सेल से, यहाँ पे हमने जूम करके दिखाया है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा वायरस कोई सेल में आया, तो जैसे ही यह अपना क्या डीएनए छोड़ा, सेल के अंदर अपना डीएनए छोड़ दिया, जो भी डीएनए आरएनए छोड़ा हमारा वायरस, यह क्या करेगा? न्यूक्लियस पे जैसे जाएगा, न्यूक्लियस पे जैसे इसका वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है जैसे इस पर अटैक करेगा, तुरंत हमारा जो न्यूक्लियस है तुरंत क्या करेगा? इंटरफेरान रिलीज करवाएगा, ठीक है। और यह क्या करेगा? इंटरफेरान जो है वायरस के रिप्लिकेशन को रोक देगा। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, आप इसको अच्छे से देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल किलर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के जो सेल होती है उससे प्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है। और यह क्या करता है? इंक्रीज सेल रेजिस्टेंस, सेल को मतलब ख़राब होने से बचाता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होती है? जो एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन को रोकने की क्षमता होती है। और यह क्या करता है कि इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल है इसके ट्रीटमेंट के लिए, हेपेटाइटिस बी, कैंसर और अदर वायरल इन्फेक्शन है उनको क्या करना? ट्रीट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं इसके जो प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन करने की बात आती है तो इंटरफेरान, मान लीजिए ये हमारा ह्यूमन सेल है जिसमें इंटरफेरान का जीन हमने निकाल लिया। ये हमारी ई कोलाई है, ठीक है। ई कोलाई के प्लाज्मिड को निकाल लिया, तो निकालने के बाद उसको हम रिस्ट्रक्शन एंजाइम से कट कर लिए। फिर जो इंटरफेरान है, इंटरफेरान से हमने क्या किया? एमआरएनए निकाल लिया, ठीक है। एमआरएनए निकालने के बाद हम क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब हुआ तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री डीएनए बना। जब आप जानते होंगे जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, लेकिन आरएनए से डीएनए जब बनता है उसको देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? इसके साथ हम इसके प्लाज्मिड के साथ इस डीएनए को हम क्या कर देंगे? लाइगेट कर देंगे। जब लाइगेट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त हो जाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हम क्या करेंगे? होस्ट जो है, होस्ट सेल हमारा ई कोलाई है, इसमें क्या कर देंगे? हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे?
कल्चर मीडिया में इसको डालेंगे, फिर यहाँ से ढेर सारी कॉपी बनेंगी और यहाँ से हम इंटरफेरॉन को प्राप्त कर लेते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारा ई कोलाई है, ई कोलाई से बहुत कम यह यूज होता है, मतलब बहुत कम निकलता है, और ईस्ट जो सेल होती है, ईस्ट सेल से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप कभी कभी हेपेटाइटिस बी का आ जाता है, तो हेपेटाइटिस बी का आ जाता है तो आप हेपेटाइटिस बी का यहाँ पे देखिए सेम वैसे है, आपको हेपेटाइटिस बी का लिख देना है, ठीक है। जहाँ तक पूछा नहीं जाता, कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको यह लिख लेना है। और देखिए इस क्वेश्चन में यह भी पूछा कि इसका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लिखा है। तो पहला एप्लीकेशन है क्या, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन्स को प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। आपने अभी अभी पढ़ा इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए इसका यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए और एग्जाम्पल लिखे गए हैं। फिर दूसरा है कि प्रोडक्शन ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट। थेराप्यूटिक एजेंट में जैसे हमारा आ गया अल्फ़ा इंटरफेरॉन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पे किनारे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका लिखा गया है जो भी है थेराप्यूटिक एजेंट। और फिर तीसरा है रिकम्बिनेंट वैक्सीन बना। तीसरा पे यहाँ पे देखिए रिकम्बिनेंट वैक्सीन बनाने में कई टाइप की जो वैक्सीन होती हैं इनको भी बनाने में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने तीन तरीके से रिकम्बिनेंट वैक्सीन बना सकते हैं। यहाँ पे सब यूनिट रिकम्बिनेंट वैक्सीन, यहाँ पे दूसरा दिया गया है एटेंट्यूड रिकम्बिनेंट वैक्सीन और वेक्टर रिकम्बिनेंट वैक्सीन। फिर चौथा दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक। आगे आप जो यूनिट 3 पढ़ेंगे तो उसमें मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक क्या होता है। इससे हम क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी, कैंसर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन सबको एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्मोनल डिसऑर्डर, एड्स, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। और इसमें इसका अगला देख लेते हैं डायग्नोसिस में भी इसका यूज होता है ज़्यादातर, और ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल्स में भी इसका ज़्यादातर यूज होता है। आई होप आपको यह क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। अब बात करेंगे इस सेकंड यूनिट के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो 10 नंबर में एग्जाम में आते हैं, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम क्या मॉलिक्यूलर फोटो कॉपिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है डीएनए की कॉपी करने के लिए मतलब इसका यूज़ होता है ज़्यादातर। इसका जो यह जो होता है फास्ट जल्दी जल्दी कॉपी करवाने का काम करता है, और एक इनएक्सपेंसिव होता है, सस्ता टेक्निक है। और ये क्या करता है, जो डीएनए के सेगमेंट है इसको क्या करता है, कॉपी करने का काम करता है। यहाँ पे देखिए मैंने बना दिया एक डीएनए कॉपी ऐसे ऐसे बनी, ठीक है। जो इसका डिस्कवर कौन किया था, कैरी मुलिस ने 1980 में इसका डिस्कवर किया था। यह हमारा क्या है, इन विवो मेथड होता है, ठीक है, कि नहीं कि बाहर ओहर कर देते हैं, यह इन विवो होता है, ठीक है, इस सेल के अंदर होता है, ठीक है। फिर लार्ज अमाउंट में इससे हम जो डीएनए की कॉपी प्राप्त करते हैं, ठीक है। इन दिस टेक्निक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्वांटिटी ऑफ डीएनए पिको, मतलब इसमें माइक्रोग्राम से हम पिकोग्राम की जो क्वांटिटी वाले डीएनए हम इससे प्राप्त करते हैं। फिर यह जो होता है हमारा, इसमें जो टारगेट डीएनए एक होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है, किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। तो पहला हमारा टारगेट डीएनए होता है, प्राइमर होता है, पॉलीमरेज एंजाइम होता है, और न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इन सभी को एक ट्यूब में कंबाइन करवा के हम मल्टीपल जेनेटिक मटेरियल, मल्टीपल कॉपी प्राप्त कर लेते हैं। ये जो डीएनए क्या नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, यह एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। इससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट मतलब कई कॉपीज को प्राप्त करते हैं। पीसीआर जो होता है, इसके 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला हमारा यहाँ पे देख लिया, अभी मैंने एक बार बताया भी था। पहला हमारा डीएनए टेम्पलेट होता है, दूसरा हमारा प्राइमर होता है, तीसरा हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो इन सभी के बारे में देख लेते हैं। डीएनए टेम्पलेट मतलब कोई हमारा किसी भी सोर्स से कोई भी सोर्स हो सकता है हमारा, उसका डीएनए हो डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, इसको डीएनए टेम्पलेट बोल दिए। प्राइमर जो होता है एक हमारा क्या होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का
ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, ये हमारा शॉर्ट होता है, शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड होता है, और यह क्या होता है, सिंगल होता है। ठीक है, फिर अगला दिया है ए प्राइमर इज ए शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस दैट प्रोवाइड ए शॉर्ट पॉइंट ऑफ द डीएनए सिंथेसिस। यह क्या करता है, डीएनए जो होता है डीएनए टेम्पलेट, ये उससे जुड़ के डीएनए की कॉपी करवाने में हेल्प करता है। ये आगे बात कर लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज देखिए यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है कॉमनली जो यूज होता है टैक डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो थर्मस एक्यूटिकस बैक्टीरिया से मिलता है। ये बैक्टीरिया जो होती है 95 डिग्री सेल्सियस पर सरवाइव करती है 1 से 2 मिनट के लिए, तो इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो मतलब लिखना है इसको आप लिख लीजिए। फिर आगे देख लीजिए, बात करते हैं एक और इसमें यूज होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की। इसमें चार डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज करते हैं, DNTPS, और इसमें मतलब 4 आते हैं, DATP, DGPT और DTTP, DCTP। इसको याद करने का ट्रिक है, याद कर लीजिए, तंग याद कर लेंगे, T से D। इसमें देखिए ए कॉमन मिल रहा है और पहला वाला कॉमन मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ए ही जो नहीं मिल रहा वही आपको याद करना है। T से T, DTT, A से DATP, N से DNTP, G से DGTP, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, फिर स्टेप देख लेते हैं। इसमें पहला आता है डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन अभी मैं जब डायग्राम बताऊंगा वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एनलिंग होती है, एक होता है एक्सटेंशन होता है, तीन चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके इसको लिख लीजिए। अभी मैं इसको डायग्राम में आपको कंफर्म बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया गया, मान लीजिए हमारा एक टारगेट डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड ले लिया डबल स्टैंडर्ड। जब इसको हम 95 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करेंगे तो यह 2 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये स्टैंड एक अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम डीनेचुरेशन। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है यह भी बता दूंगा, कैसे कब डीनेचुरेशन होगा, कब एनेलिंग होगी, कब एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो जब डीएनए स्टैंड एक दूसरे से अलग होगा, ठीक है, एक स्टैंड अलग होगा, इसको बोलेंगे डीनेचुरेशन। फिर अगर एनलिंग उसको बोलेंगे जब प्राइमर किसी डीएनए का एक सेगमेंट है, जब इससे प्राइमर क्या होगा, अटैच होगा, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 50 से 65 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको बोलेंगे एनलिंग बोलेंगे। फिर एक्सटेंशन उसको बोलेंगे जब एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर बाय द डीएनए पॉलीमरेज, जब डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यह जो होती है, यह हमारा 75-80 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो यहाँ पे हमारा प्राइमर एक्सटेंशन हुआ, तो हमारा जो है फुल देखिए डबल स्टैंड बन गया है। ठीक है, तो ये हमारी बोल देंगे इसको एक साइकिल हो गई। फिर दूसरी साइकिल हो गई, तब जब इससे ढेर सारी कॉपी बन जाएंगी तो इसको दूसरी साइकिल हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो आप याद कैसे करेंगे कब डीनेचुरेशन होगा, देखिए पहला आप याद कर लीजिए डीनेचुरेशन। इसमें देखिए ए वर्ड याद करिए, DENA देना याद कर लीजिए। डी से देखिए डीनेचुरेशन, ई से देखिए एक्सटेंशन, ठीक है, और एन को छोड़ दीजिए, ए से देख लीजिए एनलिंग। तो आप ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके देख लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे दिया गया है, पहला क्या है, पहला एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन में। मॉलिक्यूलर में पहला हमारा मॉलिक्यूलर इकोलॉजी में इसका यूज होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, जीनोटाइपिंग में, और म्यूटेशन स्क्रीनिंग में, ड्रग डिस्कवरी में, और इसका यूज जो होता है जेनेटिक मैचिंग में भी होता है, और इसका यूज जो होता है डिटेक्टिंग ऑफ पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए, और सीक्वेंसिंग में भी इसका यूज होता है, जैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जीनोमिक क्लोनिंग में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यहाँ पे भी इतना यूज होता है। और यहाँ पे देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका देखें बहुत यूज होता है, साइड डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस में इसका यूज होता है, जीन एक्सपेंशन में भी इसका यूज होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा।
तो अब देख लेते हैं 2 नंबर में कितने क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर में हमारा जो क्वेश्चन आता है उसमें हम देख लेते हैं, कभी कभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डिफिनेशन पूछ लेता है। ठीक है, क्या है, तो आप इसको लिख ले, जब मतलब 2 डीएनए मतलब आपस में जुड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। ऐसे आप इसको बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन लिखा गया है। कभी कभी ये पूछ लेता है लाइगेज एंजाइम क्या है। लाइगेज एंजाइम उसको बोलेंगे जो डीएनए को जोड़ने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज बोलते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है स्टिकी एंड क्या होती है और बुलेंट एंड क्या होती है। स्टिकी एंड यह होती है कि जब डीएनए फ्रेगमेंट को मतलब 2 अलग अलग पोजीशन से काटा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड बोलते हैं। और बुलेंट एंड जो होता है उसको बोलते हैं जब डीएनए फ्रेगमेंट को मतलब एक ही पोजीशन से काटा जाए। देखिए एक ही पोजीशन से काटा गया है तो इसको क्या बोलते हैं, बुलेंट एंड बोलते हैं। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है डीएनए को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो यही पूछ लेता है। और कभी कभी यह भी पूछता है कि क्या नाम है, जो क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर जो होता है, आप इसको अच्छे से कहीं से पढ़ लीजिएगा। मैंने भी इसको नोट्स नहीं बनाया है तो भी मैं इसको नहीं दे रहा हूँ। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगले वीडियो में मैं तीसरे जो यूनिट है इसमें तीसरे यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ, क्या क्या आएगा इसमें से। तो अगर आपको तीसरी यूनिट पानी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।